बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, डिजिटल मीडिया पे आप देख रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी आमिर महबूब साहब के दफ्तर में मैं मौजूद हूँ, चंद एक बातें इनसे सीखने के लिए। आमिर भाई, ये जो ऑर्डीनेंस है, ऑर्डीनेंस पास हो गया, ऑर्डीनेंस जारी कर दिया सदर आज़ाद कश्मीर ने। ये ऑर्डीनेंस है क्या जिसके तहत सुना है कि बंदा अगर कोई आज़ादी इजहार राय रखता है, तनकीद करता है, हुकूमत को पसंद नहीं आती, नाक पे मक्खी मतलब वो अगर उड़ती रहती है, तो वो 7 साल के लिए अंदर कर सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस है क्या? एक तो ये बात है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये 7 साल वाला नहीं है, 3 साल से 10 साल वाला है। अच्छा। और ये जो है ना बेसिकली शख्सी आज़ादी, शहरी आज़ादियों के ऊपर पाबंदी की एक कोशिश है। और इस आर्डिनेंस ने हमें जो हमारा केस है ख़ास तौर पे जो दुनिया के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, और जो मसला कश्मीर है उसकी मैं समझता हूँ कि कमर में छुरा घोंपती है। और उसकी वजह से हम जो है, जो हम बात करते थे कि मकबूजा कश्मीर का और आज़ाद कश्मीर का कंपैरिजन करते थे अंसारी साहब, अब वो हम कंपैरिजन करने की पोजीशन में नहीं रहे। और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि इसे सदारती आर्डिनेंस कहते हैं, इसकी 6 माह की मुद्दत होती है। और एक तो ये अफसोसनाक ये बात है कि हुकूमत जो है मुसलसल, ये दूसरा आर्डिनेंस है, इससे पहले इन्होंने एहतसाब ब्यूरो का किया था, उसमें भी हुकूमत को ज़ाहिर है असम्बली के अंदर जो है वो उनको उस तरह के इन इश्यूज़ के ऊपर मेम्बरान असम्बली और अपने इत्तेहादियों की हमायत हासिल नहीं है, जिसकी वजह से जो है हुकूमत आर्डिनेंस के ज़रिए वो करती है। अब आर्डिनेंस जब करते हैं तो उसका नाम सदारती आर्डिनेंस होता है, और बज़ाहिर जो है वो सदारती आर्डिनेंस लोग समझते हैं कि शायद सदर आज़ाद कश्मीर ने किया। अब ये जो सदारती आर्डिनेंस जो आर्डिनेंस होता है, इसका बेसिक असूल ये है कि अगर 7 दिन अगर सदर ना करें तो ये ख़ुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये वजारत कानून की तरफ से वेट होके आता है और ये कानून बन जाए। इसमें सदर आज़ाद कश्मीर का या कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन ये अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि सदर आज़ाद कश्मीर एक ऐसे आदमी है जो माजी में और मौजूदा दौर में तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो है बड़ी तवाना आवाज़ रहे हैं। वो बाहर जाके मिलियन मार्च भी करते रहे हैं, वो अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के वानों में कश्मीर कमेटियाँ भी बनवाते रहे हैं, और दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं, शायद 100 से ज़्यादा ममालिक में जाके वो कश्मीर का मुकदमा लड़ते रहे हैं। और इस बुनियाद के ऊपर लड़ते रहे हैं कि जी ये कंपैरिजन है कि हम वहाँ पे आज़ाद हैं। मैं एक मिनट अगर मुकाबला कहूँ कि हम वहाँ पे आज़ाद हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने एक करना है मुजाहरा या एहतजाज करना है। एहतजाज क्यों करता है बंदा? मैं 2 तरह के एहतजाज हैं। एक एहतजाज ये है कि जी आप या कोई जलसा करना है, एक्टिविटी करनी है, जैसे अनवारुल हक साहब ने भिंबर में रखा। असूली तौर पे तो ये चाहिए था ना कि अनवारुल हक साहब, कानून जुनैद अंसारी के लिए भी वही है, आमिर महबूब के लिए भी वही है, अनवारुल हक के लिए भी वही है, तारिक फ़ारूक के लिए भी वही है, इसी तरह जो है वो बैरिस्टर सुल्तान के लिए भी वही है। अब ये जो ये जलसे कर रहे हैं, आप अभी भी देखेंगे, आज लीपा में कल जलसा हुआ है, इन्होंने कोई एनओसी नहीं लिया होगा, उसमें जुलूस आए होंगे, कोई एनओसी नहीं लिया। बिम्बर का मैंने चेक किया जी, इन्होंने कलरी में जो जलसा किया उसका कोई एनओसी नहीं लिया। इनके जो है वो समानी से, बरनाले से, खड़ी शरीफ, अपना जातला से, और क्या कहते हैं बिम्बर के मुख्तलिफ इलाकों से जो जुलूस आए, उन्होंने कोई एनओसी नहीं लिया। उसके मुकाबले में अगर आप किसी और जगह पे कोई मुखालफ करता है, या कोई सियासी मुखालफ करता है, या कोई अपोजिशन का बंदा करता है, या जिसकी आपको शक्ल पसंद नहीं है, उसके लिए आप ज़िंदगी तंग कर देते हैं। तो मैं आपको कहूँ कि ये जो आर्डिनेंस है, ये बेसिकली जो है ये अनवारुल हक की, ये आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है ये मार्शलाई हुकूमत है, और इसे आप ये कह सकते हैं ये अनवारी मार्शला है। मैं ये आज़ाद कश्मीर में कोई नॉर्मल हालात नहीं है। आपको याद है पहले 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 100% जी मैं ये कह रहा हूँ, ये कल मेरे प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं तो ज़रा बेबसी है, मैं तो आईनी तौर पर पाबंद हूँ। देखिए एक तो ये बात है कि देखिए कौमी सलामती के इदारों को ये इसने मिसलीड किया हुआ है कि मैं ये करूँगा। अब आप इसके पीछे पूरा लॉजिक है, मगर ये सारे लोग ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में, देखें अनवारुल हक किस बात पे कायम है, आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक की हुकूमत किस बात है? अनवारुल हक अकेले आदमी है, उनके साथ कोई मेंबर असेंबली नहीं है। एक सीट है, इस वक्त एमएलए हैं, मुस्तकबिल में वो भी शायद नहीं है, लेकिन इस वक्त वो एमएलए हैं। अगर वो अकेले एमएलए उन्हें कर लिया जाए, इसके अलावा कोई ना पीपल पार्टी उनके साथ है, ना नून लीग उनके साथ है, ना कोई और उनके साथ है, वो वज़ीर आज़म बने। अब इशू क्या है उनके ऊपर ये है कि उन्होंने एक तासर कायम कर लिया है कि ये पोलराइजेशन है आज़ाद कश्मीर में, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा कोई उधर कोई मुहिम जो ही है, और ये जो सारे लोग हैं, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, तो इन्हें कुचलना बड़ा ज़रूरी है। और एक जो है उन्होंने वो मौक़िफ़ कर दिया कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में
ये जो आपने बात कही, यहीं से बात निकली है। मीरपुर में जगह जगह, आज़ाद कश्मीर में जगह जगह ये गॉसिप हो रही है कि ये जो 11 मई को जॉइंट एक्शन कमेटी का जो मुजाहरा हुआ था, कि इंटरनली खबर ये निकली है कि इदारों को ये खबर हुई है कि अनवारुल हक साहब पसे पर्दा इनकी हमायत भी कर रहे थे, और शायद इंतज़ामी मशीनरी को कहा गया था कि इनकी हेल्प भी करें, जिसका सुना है कि कुछ इदारों ने नोटिस भी ले ली है। ये खबर या अफवाह जो कुछ भी है, सुना आपने क्या? देखिए, एक तो ये बात है कि इसे मैं इस अंदाज से नहीं लेता, जी। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा वो एंगल बताता हूँ। एक तो ये बात, मैं पहले वो बात मुकम्मल करूँ कि आज़ाद कश्मीर में पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन का फ़ायदा किसको हो रहा है? अब आपके सवाल पे आ जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में ये जो कुछ हो रहा है, इसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? अब आज़ाद कश्मीर में लोग जुलूस निकालेंगे, जलसा करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, 50-100 लोग गिरफ्तार होंगे, उनके पीछे 500 लोग और निकलेंगे, अवामी एक्शन कमेटी निकल आएगी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग निकल आएंगे। जब वो सारे लोग निकलेंगे तो एक हलचल मचेगी, एक जो है वो मकसद अनरेस्ट होगा। उस अनरेस्ट का फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत का ये ख्याल है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वालों ने अपनी सियासी जमातों को उस वक्त कहा था कि पहले आज़ाद कश्मीर में हालात को नॉर्मलाइज होने दें, उसके बाद अनवारुल हक को हम निकाल देंगे। ये कहा था, ये तो कह दिया था, जरदारी साहब ने भी कह दिया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कह दिया था, बाकी लोगों ने भी कह दिया था। अब इशू ये है कि वो हालात अनवारुल हक नॉर्मल होने ही नहीं देते, क्योंकि उनके मफाद में नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि सारी पोलराइजेशन का ये सारा, आप मुझे बताएं, इसके बाद इससे पहले जो साफ़ियों पे कदगन लगाने की बात हुई थी, वो इन्होंने खामोशी से, जैसे वो छुप छुपा के इन्होंने काबीना से भी कराया और उसमें से असम्बली से करा लिया, किसी को पता ही नहीं लगने दिया। उसके बाद जो है इन्होंने अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए साहब ब्यूरो में लामतनाई इख्तियारात दे दिए, वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए किया। अभी तक उसे असम्बली में, आप देखें ना, असम्बली का इजलास आप रोज़ाना बुलाते हैं, तो आपको ये चाहिए ना कि आपके पास अक्सरियत है, तो असम्बली में आप इसे साबित, वो क्या कहते हैं, कानून बना दें ना, असम्बली कानून बना दे। अब आप ये मुझे बताएं कि ऑर्डिनेंस का सहारा क्यों ले रहे हैं? अब ऑर्डिनेंस का सहारा लेके, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये उस तरह का ऑर्डिनेंस है जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे दुनिया में। मैं ये, आप क्यों नहीं कर सकता? आप बुनियादी इंसानी हकूक़ के जब जाएंगे, आप जिनेवा में जाएंगे, तो उधर वो सिर्फ कोई उठ के पढ़ दे कि सिर्फ जुनैद अंसारी उठ के इस आर्डिनेंस को पहले सफ़े से लेके उसके बाकी सफ़े के आखिर तक पढ़ दे, सदारती साइनों तक पढ़ दे, तो वो कोई मज़हब माशरा हो सकता है क्या आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में या दुनिया के किसी मज़हब माशरे में? दूसरी ये बात है, जुनैद अंसारी साहब के लोग एहतजाज क्यों करते हैं? फौरी एहतजाज भी होता है ना, कोई डकैती होगी, चोरी होगी, बंदे मार गए, कत्ल हो गए, पुलिस तावन नहीं कर रही, कोई और वाक़या हो गया, तो लोग फौरी निकलते हैं, रद्द अमल में निकलते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि 7 दिन पहले आप इजाज़त लेंगे, और अगर 7 दिन पहले आप इजाज़त लेंगे और 2 दिन पहले वो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर कैंसिल कर सकता है। उसके बाद आपने अपील करनी है कमिश्नर को और फिर सेक्रेटरी दाखिला को ये करना। अनवारुल हक साहब ने भिंबर में जलसे किए, नीलम में किए, पता नहीं कहाँ कहाँ किए। इस ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद जलसे जो हुए हैं, आमिर साहब हमें खबर दे रहे हैं एनओसी नहीं लिए गए। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, और कानून वो जो सबसे पहले अपनी ज़ात के किले के ऊपर अप्लाई किया जाए, यही है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि जिस दिन ये हमने पहले दिन बात की, उस वक्त तक एनओसी नहीं लिया गया था। अभी अगर बैक डेट में भिंबर का डीसी उन्हें एनओसी दे दे, समानी का, देखे ना, मेरी बात नहीं समझ रहे, वज़ीर आज़म तो कुछ भी कर सकता है ना। मगर समानी का जो है वो एसी, वो जाम साहब का जो उनके इन्वेस्टर रहे हैं या बड़े सरमाएदार हैं, या जिस तरह बाकी लोगों ने उधर वो गाड़ियाँ ला के जो है वो जुलूस ला के, वो जो एक इज्तिमा हुआ कलरी में 1200-1500 लोगों का, या वो सरकारी दादोशुमार 1500 के करीब थी, तो उसमें जनाब वाला पूरे मीरपुर डिवीजन के लोग आए हुए थे, और सारे जो है जनरल शेर अफगन साहब ने बनवाया है। जी, वो जनरल शेर अफगन साहब ने, ये जो राजा अली जुल्कर, ये बड़ी खबर ये है कि ये जो राजा अली जुल्करनैन उस जलसे में चले गए हैं ना, ये बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन एक तो उनके साथ हाथ हो गया, ये उससे बड़ी खबर है। हाथ क्या हो गया? ज़ाहिर है अनवारुल हक साहब ने हाथ ही करना है उनके साथ, और क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि अली जुल्करनैन साहब को राज़ी करने में जनरल शेर अफगन का हाथ था, और वज़ीर आज़म जो है ख़ुद इनके जो दूसरे भाई हैं कैसर साहब, उनके घर में मीरपुर में आके कोई मिन्नत समाजत करके इन्हें लेके गए कि आप जो है कल के जलसे में तशरीफ़ लाएँ। और ये जी कैसर जुल्करनैन साहब के घर में
बाकायदा मुलाकात हुई और वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद तशरीफ़ लेके गए और उन्होंने मिन्नत माजिद करके उन्हें लेके गए और उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने उन्हें इस्तेमाल करना था, तो अब वो आगे कैसे चलाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या तारक फारूक साहब और राजा जुल्कुरनैन साहब का दोबारा अलायंस मेरा दे ये ख्याल सकते है हैं कि मैं इत्तेहाद तो नहीं देखता तारक फारूक साहब का और राजा जुल्करनैन साहब का। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर तो नहीं होती, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो ये बात है कि अनवारुल हक ने जिस तरह के इकदाम किए हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद या स्पीकर बनने के बाद, ये देखें ना, ये अभी स्पीकर बने हैं, इनके खिलाफात राजा जुल्करनैन साहब से पहले हो गए थे। ये जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें अली जुल्करनैन साहब के लोग अलग जीते थे, इन्होंने अली जुल्करनैन साहब को आज़ाद कश्मीर के राजपूतों को दीवार के साथ लगाया। उसके ऊपर हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था कि आज़ाद कश्मीर के जहाँ जहाँ एहसान खालिद कियानी साहब थे, उस वक्त अमजद परवेज़ साहब थे, इरफान सलीम साहब थे और जितने ब्यूरोक्रेट थे, जो एक्शियंस थे, जो सेक्रेटरीज थे, जो सारे, वो उन्हें डिसग्रेस भी किया गया। और मगर ये उन्हें तो एक टारगेटेड किया गया, वो तो एक टारगेटेड ऑपरेशन था। और ख़ास तौर पे वो लोग जो मस्ट यूनिवर्सिटी में, वो मुख्तलिफ और जगह पे जो राजा जुल्करनैन साहब की सपोर्ट की वजह से थे, उन्हें निकाला गया, उन सब को जनाब निकाला गया। और जो छोटे मुलाजमीन को निकाला गया, उन्हें ये कहा गया कि अगर आप एफिडेविट दे दें कि अली जुल्करनैन को आइंदा वोट नहीं देंगे तो फिर हम जो है आपको रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। और अनवारुल हक साहब, ये देखें ना, अभी मैं आपको बताऊँ, अभी यूनिवर्सिटी के अंदर मस्ट में हम सुनते हैं कि वहाँ पे राजपूत और जाट तनाज़ा भी बना दिया गया कि देखिए जी, अब ये नए जो ब्रिगेडियर यूनुस जावेद साहब हैं, ये चूंकि जाट हैं इसलिए लोग इनकी मुखालफत कर रहे हैं, तो आप हमारी हमायत करें। इस हद तक बरादरीज़म यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। देखिए ना, एक तो ये बात है कि अनवारुल हक साहब जो है, अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे राजा अज़हर साहब होते थे, डीजी इत्तलात थे। अभी राजा अज़हर साहब सबसे सीनियर मोस्ट थे, उन्हें जनाब बोला कई साल तक वो ग्रेड 20 में रहे, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म ने खुद सेक्रेटरी नहीं बनने दिया और अमजद परवेज़ को और उस वक्त फ़याज़ बाजी साहब को कहा और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि इनको आपने सेक्रेटरी नहीं लगाना। और हमें सबको बताते रहे कि जी मैं ये लगाना चाहता हूँ, अमजद परवेज़ इसे नहीं लगने देता। बाद में क्या हुआ कि अब आपने 2 सेक्रेटरी लगाए हैं ना जी, उनका और राजा अज़हर जो हमारे डायरेक्टर जनरल इत्तलात रहे, उनका कोई कंपैरिजन होना चाहिए ना। अभी इसमें जो एक सेक्रेटरी लगाया वो मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास। चलें, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप, मैं कह रहा हूँ आप उनकी जो है ना एमए की सनद ले आइएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ अगर ले है तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो आपका म्यार है वो उसका राजा अज़हर का कसूर ये था, राजपूत था। मैं बताएं, अभी आप मुझे ये बताएं कि मकसद मैंने ये कहा जी कि अभी इरफान सलीम साहब हैं, बड़े मारूफ ऑफिसर है ना, मेरा उनसे इख्लाफ रहा है, आपको पता सारी बात रही है। मैं ये कह रहा हूँ अच्छे अफसर, मैं ये कह अच्छे ऑफिसर है। अब उनका राजपूत होने के अलावा कोई जुर्म है? आपको पता है उन्हें मीरपुर से हटा के उन्होंने क्यों लगाया था इस ओहदे के ऊपर? अपने साथ स्टाफ ऑफिसर क्यों लगाया था कि वो जब मेरा दरवाज़ा खोल के सलूट मारेंगे और मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी कि एक राजपूतों का जो बहुत तगड़ा अफसर है वो मुझे सलूट मार रहा है। तो इन्होंने जो है वो राजपूतों की आज़ाद कश्मीर, इरफान साहब ने इज्जत पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सर मैं ये कह रहा हूँ ये तो उनका मामला है ना, उन्होंने नहीं किया, डेफिनेट छुट्टी लेके चले गए, या अभी उनके अब उनके रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन भी ये खुद घुमाते रहे हैं कि रिटायर हो गए हैं तो इंग्लैंड। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सूरत आ रही है उसमें जो राजपूतों का आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में टारगेटेड जो है वो ऑपरेशन किया गया, उनकी टारगेटेड किलिंग की गई। और जहाँ पे जिस ओहदे पे जिस पोजीशन में कोई राजपूत ऑफिसर था, कोई राजपूत सियासी कारकुन था, उसे क्रैश करने की कोशिश की गई। और ये सारा कुछ अनवारुल हक साहब ने अपनी अना की तस्कीन के लिए किया, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर में राजपूतों को पसंद नहीं करते। अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, भिंबर वालों के पास, अली जुल्करनैन साहब या बाकी जो फैमिली, उनके जहन में ये बात है कि हमने इसे 2 बार असम्बली देखे। अली जुल्करनैन साहब ने एक बड़ा अलार्मिंग बात की, उन्होंने कहा कि जी जलसे में उन्होंने कहा, वो जलसे में तो चार्जशीट थी ना, उनकी तकरीर जो है वो चार्जशीट थी। उन्होंने कहा कि अगर ये इत्तेहाद ख़त्म हुआ तो बीडी मेंबर नहीं बन सकते। तो वज़ीर-ए-आज़म, आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए, वज़ीर-ए-आज़म से आप बीडी मेंबर नहीं, आप काउंसलर नहीं बन सकते। और अगर आप काउंसलर नहीं बन सकते, दूसरी ये बात है, दोनों बार अनवारुल हक साहब पहली बार गए वज़ीर बने, स्पीकर बने, दूसरी बार स्पीकर बने, वज़ीर-ए-आज़म बने, वो राजपूतों के वोट से बने ना। जी हाँ, बस जिन्होंने आपको बना के भेजा है उन्हें आपने 3.25 साल जो है वो जलीलो ख्वार कर दिया, उनकी आपने टारगेटेड किलिंग कर दी। मगर आप मैं ये बता रहा हूँ, ये राजा जुल्करनैन जैसे लोग आज़ाद कश्मीर में खैर व बरकत के लिए काफ़ी हैं, ये हमारे सबसे मोतबर। और ये आपको पता है राजा जुल्करनैन साहब के फादर जो हैं वो प्री पार्टीशन जो है वो गवर्नर थे। राजा जुल्करनैन साहब रियासत में इस वक्त ज़िंदा लोगों में सबसे बड़े आदमी हैं, राजपूत कबीले में सबसे बड़े, हम सब में बड़े हैं, बड़ा काबिल बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम ख़ानदान है। लेकिन इन्होंने राजा जुल्करनैन और उसकी फैमिली को भी डिसग्रेस किया।
तो ये अनवारुल हक साहब का जो वतीरा रहा है ये है। दूसरी ये बात है, साथ रहे हैं, आपके साथ जम्मू कश्मीर अखबार में लिखते रहे हैं। वो हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप था ना, वो अखबार में लिखना, तो वो अखबार सबका होता है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप जरा, रियासत जैसे माँ जैसी होती है ना, अखबार सबका होता है। तो आपने रीड नहीं किया इनको कि किस तरह हमारे साथ अच्छा तल्लक है, बहुत अच्छा टाइम, नहीं अभी भी अच्छा है, कोई ऐसी हमारा देखें ना, हम तनकीद करना तो एक सहाफ़ी का बुनियादी हक है ना। हम देखें, आप मुझे ये बताएं इस पे आप 3 साल के लिए अंदर हो सकते हैं, 7 साल या 7 साल या 10 साल, वो तो बात कि मेरा मुकद्दर है ना, आप इस बात को छोड़ें। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आर्डिनेंस इन्होंने शख्सी आज़ादियों, पहले इन्होंने सहाफ़ती आज़ादी पे कदगन लगाई, इसके ऊपर जनाब वाला इन्होंने अब जो ये जो आर्डिनेंस जारी किया है जिसके ऊपर मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए हैं मीरपुर में, आप मुझे ये बताएं कि इन पे इन्हें निशान हैदर दें, सतारा जुरत दें, तमगा बसालत दें। भाई इसके ऊपर कोई भी माकूल आदमी जो सहाफ़त करता है, मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, ईमान की कमज़ोर तरीन आदत होती है दिल में बुरा कहना, या जनाब वाला या ज़बान से। अब हम जो है, अब देखें ना, हाथ तो हुकूमत पे कुछ नहीं चलता, हमारे पास एक ज़बान है, दूसरा ये बात है कलम की ताकत है, हमने अपनी ज़बान और कलम गिरवी तो नहीं रखा हुआ ना। मैं ये कह रहा हूँ जो माकूल बात जो है ना, जॉइंट एक्शन कमेटी वालों ने हाथ उठाया था, जिसकी वजह से सुना सारी ये कानून साजी हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, एक तो ये बात है, उन्होंने भी हाथ नहीं उठाया, नहीं हाथ कभी उन्होंने नहीं उठाया, उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया। देखिए मुजफ्फराबाद पे तशद्दुद किया उन्होंने, मुजफ्फराबाद में पुलिस वालों के सर फाड़े उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ, पहले पुलिस वालों ने मारा तो फिर मारा ना जी। अब जब एसी जो है, वो जो डडियाल का जो एसी था, जिसकी जो शलवार जो है वो शलवार चौक में लटका दी गई, उसने पहले थप्पड़ मारा था ना। जब आप मुझे ये बताएं ना कि, मगर आप मुझे ये बताएं एसी का और डीसी का और एसपी का और डीआईजी का क्या काम है कि वो लोगों को थप्पड़ मारे। मैं शख्सी आज़ादियाँ हैं ना, ये तो अनवारुल हक की हुकूमत है, कल चली जाएगी। आप ये मुझे बताइए 6 महीने बाद ये आर्डिनेंस, आप मुझे ये बताएं कि कोई जी शऊर आदमी जिसके अंदर जो है वो कोई दिमाग नाम की चीज़ हो, जिसके अंदर 2 आँखें हों, जो कान से सुनता हो, जिसके मुंह में ज़बान हो, वो अनवारुल हक साहब के इस आर्डिनेंस की हिमायत कर सकता है। एक आखिरी बात, दूसरी ये बात है कि ये जो है, ये कोई इधर को मार्शल तो नहीं है ना, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। इसमें इसे आप इसे बहुत खौफनाक, मैं ये समझता हूँ कि 77 साल की मेहनत के ऊपर अनवारुल हक के इस आर्डिनेंस ने पानी फेर दिया। एक आखिरी बात, आज़ाद कश्मीर में आजकल सुना है कि गवर्नमेंट की बड़ी ख्वाहिश है कि लोग हलाल खाया करें, और लोग जो है जो भी खुराक खाया करें वो मिलावट से पाक हो। हदीस शरीफ है, मन गशा फलैसा मिन्ना, जिससे मिलावट की वो हम में नहीं है। इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट बीइंग मुस्लिम, आपको मुझे हर इंसान को अप्लाई करना चाहिए। फूड अथॉरिटी अब्दुल हमीद कियानी साहब, जो पहले डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वाक़यात भी उनके कोर्ट होते रहे हैं, उनकी सरबराही में ये इदारा काम कर रहा है। मंगला फ्लोर मिल को सील किया गया। मीरपुर में जहाँ पे मेन बिज़नेस है पूरे आज़ाद कश्मीर का, और पूरे आज़ाद कश्मीर में जगह जगह पे छापे मारे गए। 15,000 से लेकर 30,000 रुपये तक छोटी से छोटी दुकान पे जुर्माना आयद किया गया है। आप इसको क्लोजली वॉच करते हुए क्या देखते हैं? ये कोई पैसे इकट्ठे करने की मुहिम है, लोगों को डराने की मुहिम है, या वाकई ये अच्छी नीयत के साथ करना चाहते हैं? एक तो ये बात है कि अगर अच्छी नीयत से किया जाए उसको भी पता लग जाता है। एक तो ये बात है कि जो इन्हें बता नहीं देता उसके ऊपर जुर्माना करते हैं, एक असल बात जो ये है। और जो बता देता है इन्हें, उसके पास फूड अथॉरिटी वाले नहीं जाते। दूसरी ये बात है कि आप 2-3 चीज़ें हैं ना, एक ही चीज़ की कीमत एक बेकरी के ऊपर जो है वो 700 रुपये किलो है, दूसरी बेकरी के ऊपर 1800 रुपये किलो है। ठीक है जी, आपने 700 वाली के ऊपर 30,000 जुर्माना करना, 1800 वाली की तरफ आप जाते नहीं हैं। ठीक है, एक ही होटल में एक ही म्यार की चाय जो है वो 100 रुपये की और दूसरे के ऊपर 300 की है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपकी जो स्टोरी थी मैं देख के, बल्कि मैं अपने न्यूज़ रूम को बता रहा था कि बड़ी अच्छी स्टोरी है कि 55 में से 53 सैंपल जो है वो जब दूध के वो जब मिलावट शुदा निकले, तो ये मकसद गवर्नेंस तो नहीं है, लेकिन अब्दुल हमीद कियानी साहब की हद तक, क्योंकि वो अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने काम करने की ख्वाहिश की है, अगर वो अच्छे तरीके से चलाएं तो बेहतर है। लेकिन ये जो महकमा खुराक, देखें ना, जो महकमा खुराक जो है ना, देखिए एक तो ये बात है कि महकमा खुराक जो है वो ब्लैकमेलिंग का अड्डा बना हुआ था। ठीक है, अभी उसमें इस्लाहत लाए हैं हमीद कियानी साहब, नहीं लाए, अगर कोई कमियां कोताहियां तो दूर कर लें। देखें ना, अगर हमीद कियानी साहब या उनकी टीम, मेरे ख्याल मिनिस्टर अकबर इब्राहिम साहब हैं, तो वो भी बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो सब लोग तारीफ़ करेंगे, अगर वो बुरा काम करेंगे तो गलत होगा। अगर आप, मैं ये बताऊँ, मैं ये कह रहा हूँ 100% फ्लोर मिलों से ये पैसे लेते हैं, 100% पैसे लेते हैं, जो पैसे नहीं देता उसे टारगेट कर लेते हैं। अनवारुल हक साहब ने, आप ये देखें ना, ये अजीज़ साहब की जो फ्लोर मिल्स थी,
उनको पैसा तो नहीं था, उन्हें जो है वो शक था कि अजीज़ साहब जो है वो किसी वजह से हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में, या उनके किसी ने कॉल की, या इन्होंने अजीज़ उनकी फ्लोर मिलें भी बंद की, और इनके खिलाफ रावलपिंडी में भी, इनकी रावलपिंडी में भी बंद करा गया अपने रसूख से। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये इन्होंने सारा कुछ ब्लैकमेलिंग के लिए रखा हुआ है, ये प्रॉपर ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि वो अमीर कियानी साहब से हमें तवक्को है, अमीर कियानी साहब अच्छे अपराइट ऑफिसर हैं, अगर तो वो इस महकमे में इस्लाहत कर सकते हैं। अब मैं बताऊँ ना कि अगर उन्होंने 15,000 रुपये से 30,000 रुपये 50,000 रुपये जुर्माना किया है, तो आप जो है वो ज़बान खल्क को पता होता है ना, मैं जुनैद अंसार को पता होता है कि ये जुर्माना गलत हुआ है, सही हुआ है। अब बात ये है कि ये जो जुर्माने हैं ये बेसिकली जो है दुकानदार किराना स्टोर वाले का कोई कसूर नहीं होता, उसके पास कोई चीज़ ऐसी मापने का वो पैमाना नहीं है कि इस पैकेट के अंदर जो है मिर्चें 2 नंबर है, मसाला जात 2 नंबर है, नमक ठीक है, नहीं है। बेसिकली जो है आप उस सोर्स को बंद करें, सप्लायर्स को बंद करें, अपनी चेक पोस्टों के ऊपर वो करें। दूसरी ये बात है, ये सबसे पहले जो है ना दूध घी ये जो मेन चीज़ें हैं उसकी तरफ जाएं। अब छोटे छोटे दुकानदारों को जो पिंडी जो 55 आप जो पिंडी से सामान लेके जाते हैं, लाहौर से सामान लेके जाते हैं, आप पिंडी इस्लामाबाद वाले पैसे लेके वो चले जाते हैं, उधर जाके महकमा फूड वाले आ जाते हैं, 2 नंबर है, वो इधर पहले महंगा लेके जाते हैं, 15 20 30 हज़ार रुपये वो ले जाते हैं। अगर नहीं है जुर्माना तो कहेंगे ये 5,000 रुपये महीना दें। और ये जो मैं बताऊँ कि कभी आप पुलिस की बात करते हैं, जब आप ये महकमा खुराक की तरफ चले गए, जिस दिन आप इन ड्रग इंस्पेक्टर्स की तरफ चले गए, ये जितना बता लेते हैं, तो आपको ये पुलिस वाले डिपार्टमेंट भूल जाएंगे। वजह कि दुकानें जो हैं वो हर शहर में हज़ारों हैं, और मेडिकल स्टोर हर शहर में इनका जो है वो भत्ते लगे हुए हैं, तो वो जो है वो बड़ा ख़तरनाक, वो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे किसी को देखा नहीं, लेकिन ये जो एक नेटवर्क है, जो नेक्सिस है ये पैसे कमाने का और भत्ते लेने का, ये आज़ाद कश्मीर में मुनज़्ज़म तरीके से कायम है। और इसमें कोई आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुलव्वस नहीं है, ना इसमें कोई आज़ाद कश्मीर के वज़ीर मुलव्वस है, ना फूड अथॉरिटी का वो मुलव्वस है। ये छोटा जो अमला होता है वो जो कर रहा होता है, और जो बड़े लोग होते हैं उन्हें छोटा मोटा जो है वो फैसिलिटेट कर देते हैं। और जैसे कोई के जी के जुनैद अंसारी साहब अजीज़ हैं, तो आप मुझे ओवरलुक कर दें और मैं आपको ओवरलुक कर दूँ, ये कोई इस तरह का सिस्टम है। लेकिन उसके जो नुकसानात हैं वो आज़ाद कश्मीर के शहरियों को भुगतना पड़ रहे हैं। आज का खसूसी प्रोग्राम हमने ऑर्डिनेंस डिस्कस किया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, अल्लाह उनको सेहत दे, आमिर साहब ने हमें एजुकेट किया है कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये वज़ीर आज़म साहब ही की तरफ से जाता है। अगर 7 दिन तक बैरिस्टर साहब सिग्नेचर ना करते तो तब भी उसने लागू हो जाना था। उनका एक सेरिमोनियल एक इस वक्त स्टेटस है, तो उनको मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराया जाए, उनके इख्तियार नहीं था कि इसको रोक सकते। हमीद कियानी साहब, विश यू गुड लक। अल्लाह करे कि आप लोगों को, उनके बच्चों को ऐसे दूध दही और खाने पीने की चीज़ों से बचा सकें जिनमें कार्सिनोजेनिक कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स मौजूद हैं। विश यू ग्रेट लक, लेकिन अपनी मंजी के नीचे डांग भी फेरिएगा। सुनने में आया कि कुछ लोग आपका नाम इस्तेमाल करके, हुकूमत का डरावा इस्तेमाल करके पैसे बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।